हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम 3 क्लास कर चुके हैं। आज यह चौथा क्लास है। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल कब महसूस करते हैं। तो उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, या जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, या अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, या फिर शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। तो अभिकथन है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। और कारण दिया हुआ है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो इसका कारण भी सही है और अभिकथन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए और संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चों में इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आमतौर पर जैसे सीखने की अक्षमता या कठिनाई वाले बच्चों में एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इनमें से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। तो शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ना, या शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, या फिर शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। तो यह जो है सो बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, यह जो है सो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, या छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, या छात्रों के ज्ञान और
समझ कौशल का आकलन करने के लिए, या फिर उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है वह बच्चों के उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। तो आनुवांशिकता जो है सो पूरी तरह से एक व्यक्ति के किस किस चीज़ का निर्धारण करती है? सेक्स का, जेंडर का, शैक्षणिक सफलता का, या सीखने की शैली का। तो इनमें से किस किस के लिए आनुवांशिकता पूरी तरह से जिम्मेदार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल जेंडर के लिए। आनुवांशिकता जो है सो पूरी तरह से केवल जेंडर के लिए जेंडर का निर्धारण करती है एक व्यक्ति में। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह जो है सो मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है, क्वांटिटेटिव चेंज का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को, अपने खुद के व्यवहार को किस प्रकार से नियमित करते हैं, किस प्रकार से रेगुलर करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मवक्र के प्रयोग के द्वारा। वह अपने इनर स्पीच के प्रयोग के द्वारा अपने स्वयं के व्यवहार को नियमित करते हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यह विकास एक असतत प्रक्रिया है। यह विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है कि विकास एक चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से यह नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास जो है सो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो अगर आप जो है सो बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आपको लेक्चर मेथड का प्रयोग करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सॉरी, यहाँ पर लेक्चर विधि नहीं होगा, यहाँ पर जो है सो निर्देशित खोज विधि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक जो है सो वह निर्देशित खोज विधि का उपयोग करेंगे, गाइडेड डिस्कवरी का उपयोग करेंगे। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है? जेंडर के व्यवहार के बारे में जो आपका पूर्व कल्पित सामान्यीकरण होता है, जो आपका सोच होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। तो ये जो है सो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, ये भी गलत है। अगला है कि एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुँच है
और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। तो यही जो है सो समावेशी शिक्षा के बारे में सही हो जाएगा कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुंच है। कक्षा की सभी गतिविधियों में सभी बच्चे शामिल होते हैं और वे कक्षा की क्रिया में सक्रिय रूप से हमेशा शामिल होते हैं। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इनमें से कौन सा दृष्टिकोण सही है। तो छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके, या फिर छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो, या फिर छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। तो यह कौन सी अवस्था में हो जाएगा। तो यह है नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसे नैतिकता के विरोधाभास का ज्ञान है और व्यक्तिगत अधिकार और लोकतंत्र का भी ज्ञान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो अवि जो है सो अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो वह लैक ऑफ एबिलिटी यानी कि योग्यता के अभाव को अपना कारण ठहरा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। तो अभिकथन है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। तो यह अभिकथन बिल्कुल सही है कि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में ही बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 20 महीने की उम्र तक भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो अभिकथन बिल्कुल सही है और इसका कारण है कि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास का भी भिन्न हो सकता है। तो इसका कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, या यह खुला प्रश्न है और कई स्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। तो ये दोनों तो जो है सो एक आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता है, बल्कि यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तो यह अगर तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है तो इसकी आलोचना नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अभिकथन कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो यह जो है सो अभिकथन बिल्कुल सही है कि शिक्षकों को अगर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वे, तो लगातार उन्हें अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। और इसका कारण है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक अस्थिरता से बाधित है। हालांकि ये कथन तो बिल्कुल सही है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक अस्थिरता से बाधित है,
लेकिन यह जो है सो ए का आर से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो अभिकथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। कारण है कि कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसका कारण जो है सो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है। तो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की अवधारणा का क्या अर्थ है? कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, या फिर सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, या अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यता होती है। तो यही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि की अवधारणा है उसके अनुसार अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? इनमें से कौन सा सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? इनमें से कौन सा एक स्मृति तकनीक नहीं है? तो इसका सही आंसर है रटने व दोहराव। रटना और दोहरा यह जैसो एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया आधारित, उसके बाद फिर छवि आधारित और उसके बाद संकेत आधारित। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण का। अभिकथन है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये जो है सो अभिकथन बिल्कुल सही है। और कारण है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो इसका कारण भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन स्ट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो यह जो है सो समायोजन के अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वासा के बावजूद विकास के कूद क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। तो यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाती है? तो वह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण पर निर्भर होती है, पर्यावरण के समर्थन से एक महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित होती है, उसे संवेदनशील अवधि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? किसी व्यवहार को दोहराना या बारंबार किया जाना वह
वह जो है सो किसकी विशिष्ट पहचान है, तो वह स्वलीन क्रम विकार की यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पहचान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। इनमें से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा, तो वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये जो है सो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधिगम क्या है, तो यह अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 30 क्वेश्चन किया। हम डेली 30 क्वेश्चन करते हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले क्लास में हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए और मेरे चैनल को एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।